वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेंडल के वंशागति के नियम। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं मेंडल के वंशागति का जो नियम है उसका अपवाद क्या है। ठीक है, तो मेंडल के नियम के अपवाद देखेंगे हम लोग। ठीक है, मेंडल के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। ठीक है, मेंडल के नियम के अपवाद। तब मेंडल ने 3 नियम दिया था। ठीक है, मेंडल ने कितने नियम दिए थे बाबू? 3 नियम। 3 नियम में क्या था? तो पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपविभवन का नियम। ठीक है, तो मेंडल से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ दी गई थी उसका कुछ कहेंगे कि काटे भी दिया गया, कुछ ऐसे भी प्रमाण दिए गए जो ये साबित करते हैं, कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि मेंडल का नियम जो है, ठीक है, प्रभाविता का जो नियम है उसका गलत कहेंगे कि साबित किया गया है। किसी मतलब अनेक बहुत सारे ऐसे सिद्धांत कहेंगे कि प्रयोग दिए गए हैं, ऐसे प्रमाण दिए गए हैं जो ये साबित करते हैं कि मेंडल का वंशागति का नियम कहीं कहीं असत्य साबित हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं असत्य कहेंगे कि नियमों के आधार पर या उन्हीं असत्य विचारधाराओं का आधार को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मेंडल के नियम के अपवाद क्या क्या है। ठीक है, तो मेंडल के नियम के अपवाद में सबसे पहला जो अपवाद है वह है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, सबसे पहला क्या है बाबू? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है बाबू? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? ठीक है, तो बताया जाता है कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण किसी जीव में एक ही साथ प्रवेश करता है तो उसमें से प्रभावी और अप्रभावी गुण प्रकट न होकर जब दोनों के मिश्रण से कोई नया गुण विकसित हो जाता है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बताया गया कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण किसी जीव में एक साथ प्रवेश करता है और F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी गुण प्रकट न होकर दोनों के मिश्रण से जब एक नया गुण प्रकट हो जाता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है बाबू कि गुलाबास के लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण। ठीक है, गुलाबास एक पौधा है। ठीक है, अब इस पौधे में ये अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति को देखा गया जो मेंडल के प्रभाविता के नियम का कहेंगे कि असत्य साबित करता है कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो असत्य हो सकता है। ठीक है, ये गुलाबास की स्थिति में जैसे बताया जाता है कि जब लाल पुष्प वाले, ठीक है, लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण, लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण किसके साथ कराते हैं बाबू? सफ़ेद पुष्प वाले पौधे। ठीक है, सफ़ेद पुष्प के लिए क्या किया जाता है? तो डबल स्मॉल आर का इस्तेमाल कर दिया जाता है और लाल पुष्प के लिए डबल कैपिटल आर का उपयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब गुलाबास के लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो उस स्थिति में कंडीशन क्या बनता है बाबू? तो यहाँ पे देखिए ये कैपिटल आर दोनों अलग हो जाएंगे, ये भी दोनों स्मॉल आर अलग हो जाएगा। जब इनका क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। फिर अगर इसका क्रॉस कराया जाए इधर तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इधर भी अगर क्रॉस कराया जाए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये जो F1 पीढ़ी होगा, F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न होंगे वे उनमें या तो लाल पुष्प होने चाहिए या सफ़ेद पुष्प होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो मेंडल का द्वारा ना बताया गया कि जब F1 पीढ़ी के 2 पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है F1 पीढ़ी का है, जब 2 विपरीत गुण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, ये मेंडल के द्वारा कहा गया था। लेकिन यह अपूर्ण प्रभाविता क्या कहता है कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण किसी जीव में एक साथ प्रवेश करता है तो
F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी गुण प्रकट ना होकर दोनों के मिश्रण से एक नया गुण, जैसे ये जितने भी पौधे होंगे वे पिंक कलर के होंगे, गुलाबी रंग के होंगे, ठीक है। तो ये जो गुलाबी रंग के देख रहे हैं आप लोग कि ये जितने भी पौधे गुलाबी रंग के हो गए, तो इनमें तो दोनों जनक का गुण नहीं दिखाई दिया, ना ही इस लाल पुष्प वाले पौधे का गुण दिखाई दिया और ना ही सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का गुण दिखाई दिया। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गुलाबी हो गए, तो गुलाबी होने का मतलब का बाबू कि ना ही प्रभावी गुण दिखा और ना ही अप्रभावी गुण दिखा, दोनों के मिश्रण से एक नया गुण दिख गया, ठीक है। तो उसको हम लोग नाम का दे दिए अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। तो ये हो गया अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण। अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण में ये बता दिया गया कि लाल पुष्प वाले गुलाबास के पौधे का संकरण जब सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अगर F1 पीढ़ी के दो पौधों के बीच क्रॉस करा दिया जाए, जैसे यहाँ पे F1 पीढ़ी के दो पौधे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इनके बीच अगर क्रॉस कराया जाए तो क्रॉस कराने के बाद हम लोग को क्या कंडीशन प्राप्त होगा, अर्थात कैसे पौधे प्राप्त होंगे, देख लीजिए। क्रॉस करा दिया जाएगा ऐसे, अब ये जो होगा सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद होगा, ये दोनों गुलाबी हो जाएंगे, पिंक, ये जो होगा रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जब एक जोड़े विपरीत लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया जाता है, तो जब F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी गुण प्रकट न होकर दोनों के मिश्रण से एक नया गुण दिखाई देता है, तो उसे हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी बाय रुपेश सर, वहाँ पे जाकर क्लिक करें, आपको पूरे चैप्टर का अर्थात 5 नंबर चैप्टर जो वंशागति एवं विविधता का आधार है, अर्थात वंशागति एवं विविधता का जो सिद्धांत है उसमें इसका वर्णन किया गया है, जो आपको टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी बाय रुपेश सर, वहाँ पे सर्च करने के बाद आपको टोटल PDF मिल जाएगा, अर्थात इस चैप्टर का पूरा PDF आपको मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या बाबू, तो मेंडल के नियम का दूसरा अपवाद सहप्रभाविता, ठीक है। चलिए देखते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभाविता, ठीक है, सहप्रभाविता, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या बाबू, तो कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है। अब सहप्रभाविता में क्या बताया जाता है कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण किसी जीव में एक साथ प्रवेश करता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों के गुण दिखाई देने के बजाय दोनों के बराबर गुण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण किसी जीव में एक साथ प्रवेश करता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों के जब बराबर बराबर गुण दिखने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रभाविता, ठीक है। ये हो गया। अब सहप्रभाविता का उदाहरण क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है बाबू कि जब काले त्वचा वाले पशु का संकरण, ठीक है, काले त्वचा वाले पशु, ठीक है, इसके लिए हम लोग डबल कैपिटल B यूज कर लेते हैं। जब काले त्वचा वाले पशु का संकरण सफ़ेद त्वचा वाले पशु के साथ कराते हैं, ठीक है, सफ़ेद त्वचा वाले पशु, इसके लिए हम लोग डबल स्मॉल B यूज कर लेंगे। तो जब काले त्वचा वाले पशु का संकरण सफ़ेद त्वचा वाले पशु के साथ कराते हैं तो F1 पीढ़ी में चितकबरा पशु प्राप्त होता है, ठीक है। चितकबरा कहने का अर्थ है कि ना ही काले त्वचा वाला प्राप्त हुआ और ना ही सफ़ेद त्वचा वाला, दोनों का मिश्रण मिल गया, ठीक है। दोनों का क्या मिल गया बाबू, तो दोनों का मिश्रण मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, सहप्रभाविता, क्योंकि दोनों का लक्षण दिख रहा है, ठीक है। F1 पीढ़ी में जब दोनों का गुण दिखेगा तो उसे हम लोग कह देंगे सहप्रभाविता। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ROAN, रॉन यानी चितकबरा, ठीक है।
ये चितकबरा पशु होगा। तो हमने क्या बताया बाबू कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण किसी जीव में एक साथ प्रवेश करता है, ठीक है, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी गुण प्रकट ना होकर दोनों के जब बराबर बराबर गुण दिखाई देने लगते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, उसे सहप्रभाविता कहते हैं। तो ये हो गया मेंडल के नियम का 2 अपवाद। अब तीसरा अपवाद हम लोग देखेंगे बहुविकल्पता के रूप में। किस रूप में? तो बहुविकल्पता के रूप में। चलिए देखते हैं बहुविकल्पता। अगला जो अपवाद होगा वो होगा क्या बाबू, बहुविकल्पता। इंग्लिश में इसको कहेंगे मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म, बहुविकल्पता। ठीक है, तो आपको हम जब टेक्निकल वर्ड समझा रहे थे कि मेंडल कौन कौन से टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल किए थे अपने प्रयोग के दौरान, तो वहाँ पे जीन के बारे में बताया गया था। ठीक है, और जीन के बारे में बताया गया था तो मेंडल ने जीन के बारे में क्या कहा था बाबू कि लक्षणों के इकाई को जीन कहते हैं। ठीक है, अर्थात मेंडल के अनुसार जीव के प्रत्येक लक्षण एक जीन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जिसको मेंडेलियन फैक्टर अर्थात जीन के नाम से भी जाना गया। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एलेलिज्म कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही लक्षण को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही लक्षण को, किसी एक लक्षण को निर्धारित करते हैं तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बहुविकल्पता कहते हैं। ठीक है, और बहुविकल्पता का उदाहरण हम लोग को क्या मिलता है, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग को मिल जाता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, मानव रक्त समूह, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है यह बहुविकल्पता का उदाहरण है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप किसका उदाहरण है, तो बहुविकल्पता का। ठीक है, अब बहुविकल्पता का उदाहरण कैसे हो सकता है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया ब्लड ग्रुप BG लिख दिए। ठीक है, इधर लिखने के क्या बाबू, तो एंटीजन। ठीक है, इधर एंटीबॉडी। अब फिर हम लोग क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे जीनोटाइप। ठीक है, कि जीन की स्थिति देखना है कि कौन कौन सा जीन जो है किस किस ब्लड ग्रुप को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप का एगो होता है, तो मानव में ब्लड ग्रुप का खोज जो है सबसे पहले कार्ल लैंडस्टेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, मानव में रक्त समूह का खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टेनर नामक वैज्ञानिक ने एंटीजन और एंटीबॉडी के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का एक होता है बाबू, तो ब्लड ग्रुप जो होता है A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। ये 4 गो ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अब इस चारों ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो A ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन क्या होता है बाबू, तो एंटीजन A होता है। एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो RBC के झिल्ली पर पाया जाता है। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि RBC के झिल्ली पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीजन कहते हैं, और वह एंटीजन 2 रूपों में पाया जाता है, एंटीजन A और एंटीजन B। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी क्या होता है, तो जिस तरीके से RBC के झिल्ली पर एंटीजन पाया जाता है उसी तरीके से क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा में भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, और वह एंटीबॉडी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ठीक है, तो एंटीजन A का संगत एंटीबॉडी अल्फा होता है जो कि ब्लड ग्रुप B में होता है, और एंटीजन B का संगत एंटीबॉडी बीटा होता है जो ब्लड ग्रुप A में होता है। ठीक है, अब ये जो AB ब्लड ग्रुप है इसमें ये दोनों एंटीजन होंगे। ठीक है, A और B, लेकिन इनमें क्या होगा, तो AB ब्लड ग्रुप में ये जो एंटीबॉडी होगा यह अनुपस्थित होगा। ठीक है, और O ब्लड ग्रुप में ये जो एंटीजन होता है ये अनुपस्थित होते हैं, जबकि ये दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी अल्फा एवं एंटीबॉडी बीटा।
अब हम लोग को जीनोटाइप देखना है। जैसे कि मेंडल ने बताया था कि प्रत्येक लक्षण जीन के द्वारा निर्धारित किया जाते हैं, तो एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ए ब्लड ग्रुप है, इसको निर्धारित करने वाले जो जीन हैं वो है आई ए या आई नॉट। ठीक है, ये दो गो जीन का जोड़ा हो गया जो केवल ए ब्लड ग्रुप को सूचित करेगा। ठीक है, दूसरा जो है बी ब्लड ग्रुप में आई बी या आई नॉट इस रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब ए बी ब्लड ग्रुप में जो जीनोटाइप होता है वो होता है आई बी। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, तो आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको निर्धारित करने के लिए दो जोड़े जीन की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, दो जोड़े जीन की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि मेंडल ने यह बताया था कि जो लक्षण होता है, प्रत्येक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह गलत साबित हो रहा है। तो मेंडल के नियम के अपवाद में बहुविकल्पता जो है एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है, जो मेंडल के नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है। तो बहुविकल्पता का परिभाषा हमने क्या बताया बाबू, कि जब दो या दो से अधिक जीन केवल एक लक्षण को निर्धारित करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो बहुविकल्पता कहेंगे। और बहुविकल्पता का एक बहुत बड़ा उदाहरण क्या मिलता है